हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और बीच में अभी थोड़ा फ्लो टूट गया हम लोगों की वीडियोस का, कुछ इश्यूज़ के कारण मैं कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पाया। बट कोशिश करता हूँ कि इस कड़ी को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो जहाँ हमने ड्रॉप किया था फर्स्ट वीडियो चैप्टर 2 की, उसके आगे से इस चैप्टर नेक्स्ट वीडियो को लेके चलते हैं। और वीडियो है फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या थे, पहले जानते हैं फ्यूल कौन था। तो हेनरी फ्यूल 1841 में पैदा हुए और 1925 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ही गॉट अ डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860 एज एन इंजीनियर। He rose to the position of managing director in 1988. When the company was in verge of bankruptcy, he accepted the challenges and by using rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. For his contributions, he is well known as a father of general management. सो सिंपली फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ और उनके पास क्या था कि वो इन्होंने एक माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एक माइनिंग कंपनी में उन्होंने बतौर माइनिंग इंजीनियर 1860 में काम स्टार्ट किया। 1988 में वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और जब कंपनी एकदम दिवालिया होने की कगार पे थी तो उन्होंने उस चैलेंज को यूज़ किया। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को यूज़ करके उन्होंने कंपनी के भाग्य को बदल दिया। कंपनी जो डूब चुकी थी उसको वापस एक बेहतर स्थिति में खड़ा किया और उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि सिंपली फ्यूल ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उन प्रिंसिपल्स को आज जानते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल एंड द फर्स्ट वन इज डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि कार्य का बंटवारा। अब आप खुद सोचिएगा सिंपली, अगर मान लो कि सपोज़ करो कि हमें कोई कार्य करना है, सपोज़ करो एक शादी हमें ऑर्गेनाइज करनी है किसी भी पर्सन की, तो अगर मैं ये कार्य शादी का एक ही पर्सन के ऊपर छोड़ दूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे काम वही करें। कि भाई शादी ऑर्गेनाइज करनी है तो टेंट भी तुम ही देखोगे, कैटरिंग भी तुम ही देखोगे, डेकोरेशन भी तुम ही देखोगे और बाकी शॉपिंग भी तुम्हें ही करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा कि एक इंसान सारा काम नहीं देख सकता, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, टाइम लग जाएगा, चीज़ें कम्प्लीटली नहीं हो पाएंगी। तो फ्यूल ने कहा कि डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। वर्क इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क जॉब, ईच वर्क इज़ डन बाय ट्रेंड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या है, सिंपली कि भाई आपको काम को बांट लेना है छोटे सब लोगों में, उस काम को स्पेशलाइज्ड वे में बांट दो कि जो जिस काम को बेहतर ढंग से कर सकता है, उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब ज़्यादा लोगों को जो शॉपिंग में एक्सपर्ट है उसको शॉपिंग का काम दीजिए, जो टेंट में या कैटरिंग में है उसको वो काम दे दीजिए। उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी यानी काम आपका जल्दी हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्षमता से बेहतर क्षमता से आप काम कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बेहतर होगी। ठीक है। और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मूवमेंट मतलब आप बेवजह की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि डिवीज़न ऑफ वर्क किया है, ये पता है कि किसको क्या कार्य करना है, तो वो कोई भी काम रिपीट नहीं होगा। ठीक है। तो जिसको जो कार्य करना है वो वही कार्य करेगा। तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करानी है, तो वर्क का डिवाइडेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अथॉरिटी मीन्स आपके पास ये अधिकार है कि आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं।
यानी अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब असाइन ऑन टाइम। देखो अथॉरिटी मीन्स निर्णय लेने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो कार्य आपको दिया गया है उसको आपको कार्य को सही समय पे कंप्लीट कर देना है। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। कि मतलब अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा कि भाई जो काम आपको दिया गया है, पावर जो आपके पास है किसी कार्य को करने की, डिसीजन लेने की, अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप होंगे। So mere responsibility without authority makes an executive less interest in discharging his duties. Similarly, giving authority without assigning responsibility makes him arrogant and there is a fear of misuse of power. मीन्स कि अगर आप किसी को सिर्फ अथॉरिटी दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का वो क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा। तो यानी कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी को सिर्फ ये कार्य दे दिया जाए कि तुमको ये सिर्फ सबको काम बताने हैं, तो हो सकता है कोई उसका अगर कोई फेवरेबल है, कोई किसी का वो फेवर करता है तो उसको वो ईजी काम देगा, ये काम ना ही दे, ये भी हो सकता है। किसी को 2 बार काम करने के लिए बोला जाए, किसी को डबल ट्रिपल टाइम्स काम करने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। देखो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मीन्स सिंपली ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, यानी जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उन रूल्स को क्या करना, ओबीडियंस करना, यानी फॉलो करना। सिंपली ये बहुत ज़रूरी है। Discipline requires good supervisory at all levels, clear and fair agreement and judicious application and penalties। देखो तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन, जिसके लिए क्या चाहिए, एक सुपरवाइज़र क्लियर होना चाहिए, उसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए, और जुडिशियस एप्लीकेशन एंड पेनल्टीज़, और आपकी जो कार्य प्रणाली है, जो आपके रूल रेगुलेशन है प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई उनको ब्रेक करता है तो उसको क्या पेनल्टीज उस पर इम्पोज करनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यानी आपके जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो सभी लेवल्स के लिए होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, फेयर एग्रीमेंट्स होना चाहिए, और अगर कोई उनको ब्रेक करता है तो उस पर पेनल्टीज इम्पोज होने ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि आप खुद सोचिए कि सपोज करो अगर इंडियन टीम मैच खेलने जाती है और उसको विराट कोहली की जगह इंडियन टीम मैच खेलने गई ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ उसको विराट की जगह, विराट के साथ साथ प्लेयर्स को खुद रोहित भी बोल रहा है कि भाई तुम ये करो वो करो, ये वाला बॉलर बॉल फेंकेगा। ठीक है, दूसरा पीछे से उधर राहुल भी बोलता है कि भाई यहाँ ये फील्डर लगा दो। तो होगा क्या कि जितने भी प्लेयर्स हैं बाकी उन सब के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार बात किसकी सुनी जाए। ठीक है ना, कोच अलग अपनी राय देता है, कैप्टन अलग दे रहा है, कोच अलग कहता है कि ये चीज़ नहीं, ये वाला बॉलर फर्स्ट ओवर फेंकेगा, बुमराह टीम में नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न है कि डिसीज़न मेकिंग किसकी है, यानी हम किसकी बात सुने। सो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होगा, अगर हमारा मैनेजर कमांड देता है तो वर्कर्स को वही फॉलो करेंगे। बट अगर ये है कि मैनेजर भी कमांड दे के चला गया, आपके ओनर भी कमांड दे रहा है, सुपरवाइज़र भी अलग से कमांड दे रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वर्कर विल गेट कंफ्यूज्ड, ही डोंट नो द एग्जैक्ट कि किसको वो फॉलो करे और काम क्या करे। तो यूनिटी ऑफ कमांड सिंपली मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यूनिटी ऑफ कमांड की जब बात की जा रही है
तो किसकी यूनिटी, मतलब जो कमांड आपको मिलेगी वो यूनाइट वे में मिले, उसको कोई एक व्यक्ति दे. सो सिंपली इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, जो उसको ऑर्डर मिले, जो दिशा निर्देश मिले फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, केवल एक व्यक्ति से मिलने चाहिए. अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है. तो कहता क्या है कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो ये बात क्लियर नहीं होगी कि हमें किसके ऑर्डर को मानना है, तो कन्फ्यूज़न रहेगी, विवाद होगा, डिस्टर्बेंस होगी और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अभी पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड, अभी बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की. Each group of activities having the same object must have one head and one plan. This ensure unity of action and coordination. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि सभी का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं, एक प्लान होना चाहिए और सभी का एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है एक्शंस के अंदर वो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा. यानी कि सब लोग मिलकर एक साथ संगठित होकर किसी एक कॉमन गोल की तरफ क्या करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे. बात समझ पा रहे हैं? ठीक है. चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है. ठीक है. सो बेसिकली अगर डिफरेंस बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि किसी एक बंदे के द्वारा हमको क्या होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर हमें मिले हैं उन सब के अंदर सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. चलिए फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको अभी क्रिकेट मैच वाला एग्जांपल दिया था, तो वीसी यानी विराट कोहली कहता है, वो टीम का कैप्टन है, वो कहता है मैच को जीतना है. इंडिया इज़ प्लेइंग अ सपोज टेस्ट मैच. उधर रोहित शर्मा जो वाइस कैप्टन है वो कहता है कि हमें इसको ड्रॉ करा लेना है बस कैसे भी. ठीक है. अब देखो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया. तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या, जब दोनों सेम चीज़ें बोलें. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या कि अगर दोनों की कमांड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी या तो दोनों ड्रॉ के लिए बोले या दोनों जीत के लिए बोले, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा. ठीक है. उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन, मतलब दो बार चीज़ें नहीं होंगी. एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, कि कार्य किसी उसी चीज़ को दो बार ना करे कोई भी वर्कर. implication unity of command affects individual employees and unity of direction affect the entire organization. ठीक है. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होगी. बट यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से सिर्फ क्या होगा, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या होगा, समस्या होगा, क्योंकि उसको गलत दिशा निर्देश दिए जाएंगे. ठीक है. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर देख के लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे. तबीयत का थोड़ा इशू था बच्चों, तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी. तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ना स्टार्ट करें प्लीज़, अच्छे से पढ़िए और केस स्टडीज़ पे फोकस कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय, हैव अ गुड डे.